फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 1000 स्टेटमेंट की सीरीज शुरू की हुई है जो कि कवर करेगा आपका पूरा इंग्लिश लिटरेचर। यदि आप किसी भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा बाद में। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो बताइएगा, और आप कोई और टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो तो वो भी बताइएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अंडर द नेट इज़ अ नोवेल बाय आयरिश मर्डॉक इन विच जैक डोनाग्यू इज़ द प्रोटैगनिस्ट। तो अंडर द नेट जो नोवेल है वो आयरिश मर्डॉक, ये राइटर का नाम है। और ये जो राइटर है ये फीमेल है, मेल नहीं है। नाम मेल की तरह लगता है। और ये डब्लिन में पैदा हुई थी, बाद में ये लंदन आ गई थी। और इन्होंने अंडर द नेट, इनका पहला नोवेल है, 1954 में लिखा है इन्होंने। और ये बहुत ही फेमस रहा है। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है मेन लीडिंग रोल में है जैक डोनाग्यू। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो रही हो तो। ये राइटर है इस नोवेल में और इसकी कहानी बताई गई है। आगे देखते हैं। मार्क ट्वेन इज़ द पेन नेम ऑफ द अमेरिकन राइटर सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। ठीक है, तो मार्क ट्वेन जो हम पढ़ते हैं, मार्क ट्वेन हेयरी एप लिखा है उसने। और तो इसका जो पेन नेम है वो क्या है, सैमुअल, सॉरी पेन नेम तो मार्क ट्वेन है और उसका रियल नेम क्या है, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। ठीक है, ये अमेरिकन राइटर है और इसका पेन नेम जो है मार्क ट्वेन है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जैसे जॉर्ज ऑरवेल का पूछ लिया जाएगा तो क्या है, एरिक ब्लेयर। आगे जॉर्ज एलियट का पूछ लिया जाएगा तो है मैरी एन एवांस सॉरी। तो ये विक्टोरियन वुमेन राइटर है, पर इन्होंने जो है मेल का नाम रखा है, जॉर्ज एलियट मेल का नाम है ना, क्योंकि उस समय जो है फीमेल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी एज अ राइटर। सीरियस होकर उनकी पोइट्री को नहीं पढ़ा जाता था। क्या सोचते थे कि अगर फीमेल लिखेगी तो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखेगी, वो घरेलू मुद्दों पर ही लिखेगी और कोई अच्छा वर्क नहीं लिख सकते। तो इन्होंने ताकि उनकी राइटिंग को सीरियस होके इम्पोर्टेंस देकर पढ़ा जाए, इसलिए उन्होंने अपना नाम जो है जॉर्ज एलियट रख लिया। उनका रियल नेम था मैरी एन एवांस। ठीक। फॉस्टर criticizes conventional relationships in the novel where angel fear to tread। ठीक, तो इसमें जो है क्रिटिसाइज किया है कन्वेंशनल रिलेशनशिप को, वेयर एंजल फियर टू ट्रेड। ये नाम याद रखना है। टीजीटी में जो अब होने वाला है एचएसएससी का, तो इतना गहराई से नहीं पूछते हैं डेप्थ में जाके, तो आपको ये नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए और इसका जो थीम है वो पता होना चाहिए। ठीक, और बाकी जब एचपीएससी का एग्ज़ाम आएगा ना तो बिल्कुल अच्छे से हम करेंगे। वैसे तो वो स्टे लग गया उसमें, पर कोई बात नहीं, दिल्ली का भी है डीएसएसबी का, तो वो हम बिल्कुल एक सिरे से शुरू करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इन कॉर्नार्ड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस द प्रोटैगनिस्ट कुर्ज डाइज अटरिंग द वर्ड्स द हॉरर। ठीक, द कर्ज होता है जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जिसको मिलने के लिए मार्लो जो है जाता है। और क्योंकि वो बीमार होता है तो मरने से पहले जो है वो ये हॉरर का जो वर्ड्स है वो अटर करता है, मतलब बोलता है, मुंह से निकालता है। और तो इसका नाम भी आपने याद रखना है। आगे है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज़ अ नोवेल बाय वी.एस. नायपॉल। तो वी.एस. नायपॉल का ये फेमस नोवेल है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, जो कि हनुमान हाउस में रहता है। और इसमें जो थीम है वो क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी है। उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, इसलिए वो सोचता है कि एक हाउस मेरा होना चाहिए ज़रूर। ठीक, और आगे है सॉरी एक्चुअली खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं सोच रही थी वर्स कंडीशन हो, खांसी होती ही जाए और वीडियो ना बन पाई तो फिर रह जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से बना देती हूँ। आप स्पीड तेज करके देख लीजिएगा।
एन इक्वल म्यूजिक इज अ नोवेल बाय विक्रम सेठ। तो ये नोवेल है विक्रम सेठ के द्वारा। द प्ले लुक बैक इन एंगर फर्स्ट स्टेज इन 1956 स्टार्टेड द एंग्री यंग मैन मूवमेंट। तो ये जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा है और इसने स्टार्ट किया था 1956 में। कौन सा मूवमेंट? एंग्री यंग मैन मूवमेंट। तो आगे है राल्फ, पिगी एंड जैक आर द करेक्टर्स इन गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। तो हमने इसमें पहले हमने बताया था ना कि जो राल्फ है वो जो है थोड़ा काम नेचर का है, पिगी जो है इसका चश्मे से वो आग जलाते हैं, और जैक जो है एग्रेसिव नेचर का है। तो ये कहाँ पे है? ये बच्चे हैं ये सारे, और आइलैंड में ये खो गए हैं, ठीक। और ये विलियम गोल्डन का नोवेल है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। तो ये बहुत ही फेमस नोवेल है। और आगे है एलिजा डूलिटल, हेनरी हैगिंस एंड कॉलोनल पिकरिंग आर कैरेक्टर्स इन शॉज पिग्मेलियन। तो पिग्मेलियन एक स्टोरी पे बेस्ड है, मैन और सुपरमैन, मैन फोर्स की थ्योरी पर। और इसमें क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है, मतलब जो जिस पे बेस है, तो वो एक मूर्ति बनाता है, और वो इतनी सुंदर बनाता है कि वो विश करता है कि काश ये असली में होती तो मैं इससे मैरिज कर, उसको उससे प्यार हो जाता है कि इतनी सुंदर है। तो वो असली में वो जो है लेडी बन जाती है और सुंदर सी लड़की बन जाती है, वो उससे मैरिज कर लेता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो कर्नल पिकरिंग है, ये हेनरी हैगिंस है ना, ये कॉलोनल पिकरिंग को कहता है कि मुझे कोई भी आप मतलब किसी भी लड़की को या किसी को भी दो, तो मैं उसको ना कहीं से भी उठा के मैं उसको बहुत ही जो है सोफेस्टिकेटेड, एजुकेटेड, जो पूरे मैनर्स के साथ वाली बना दूंगा, और आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि वो कौन से बैकग्राउंड से आई है। तो ये एक फूल बेचने वाली को जो है उठा लेता है, मतलब ले आता है, और फिर उसको खूब अच्छे से जो है सिखाता है, सारी एटिकेट्स जो है सिखाता है, और फिर उसके बाद पार्टी में इसको पूरा अच्छे से सजा धजा के भेजता है, और ये फाइंड आउट नहीं कर पाता कि ये कौन है पिकरिंग, ठीक है। तो इस तरह की स्टोरी है। पर इसमें जो पहले की स्टोरी होती है वो तो उससे मैरिज कर लेता है, तो ये शर्त जो है ना जीत जाता है। तो लास्ट में जो लड़की होती है ना, वो कहती है कि तुमने मुझे बनाया तो अब तुम ही मुझसे शादी करोगे। वो गालियाँ वालियाँ दे के भगा देता है, और ये उसको सैंडल मार के आती है, पर ये उससे मैरिज नहीं करता। तो ये थोड़ा सा अलग होगी आखिरी की स्टोरी। आगे है जिम डिक्सन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ किंग्सले एमिस कैंपस नोवेल लकी जिम। तो ये इसमें हिस्ट्री का पता नहीं, ज्योग्राफी का फिलासफर होता है। आप वो देखिएगा, इसकी मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, सॉरी, लेक्चरर होता है जिम डिक्सन और लकी जिम में, ठीक। इसकी स्टोरी है जो कि लिखी है किंग्सले एमिस ने। ये कैंपस नोवेल क्या होते हैं? कैंपस नोवेल जो कि उसकी थीम पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि कॉलेज हो गया और ये प्रोफेसर वगैरह के, इस तरह के। द विटसन वेडिंग, हाई विंडोज एंड लेस डिसीव्ड आर द पोइट्री कलेक्शन बाय फिलिप लार्किन। तो ये फिलिप लार्किन की पोइट्री कलेक्शन है। इनके नाम आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं कि ये किसका वो है राइटिंग्स है, तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक। और एक जो है ओड वन दे दी जाएगी, तो आप बता सकेंगे अगर आपको याद होगा तो। डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसने कहा है? वो कहा है डॉक्टर जॉनसन ने। सिडनीज अपोलॉजी फॉर पोइट्री इज कंसिडर्ड द एपिटोम ऑफ रेनेसां पोइटिक्स, ठीक है। तो इसको एपिटोम, ये जो सिडनी ने किसके उसमें लिखी है? सर फिलिप सिडनी ने लिखी है सॉरी, उसके स्टीफन स्पेंडर सॉरी गोसोन के जो उसने स्कूल ऑफ अब्यूज़ लिखा है, उसके रिप्लाई में पोइट्री सॉरी अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखी है। उसमें गोसोन जो है उसके जो आइडियाज़ हैं वो प्लेटो पर बेस्ड हैं। प्लेटो कहता है कि जो पोइट्री है वो मदर ऑफ लाइज है, वो इंसान को जो है फेमिनाइन और वीक बना देती है। तो ऐसा अगर देखें तो प्लेटो भी अगर हम देखें तो हम ये सुनकर तो हमें लगता है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में हम अपने माइंड में इमेज बना लेते हैं। पर रियलिटी क्या थी कि उस समय जो है ना, उस समय वार की कंडीशन थी,
और जो प्लेटो है वो नहीं चाहता था कि जो उनके सोल्जर हैं उनमें किसी भी तरह उनका जो मन है वो इधर उधर भटके। तो अगर हम देखें ना, यूटोपिया की आपने बात करी है कि 1516 में यूटोपिया लिखा है थॉमस मोर ने, ठीक। तो उससे पहले से ही कहीं शुरुआत हो चुकी थी, मतलब प्लेटो ने शुरुआत कर दी थी। वो एक यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहता था जिसमें सब कुछ अच्छा हो। अब अच्छा उस समय के सिनेरियो के हिसाब से कि वहाँ पर जो वॉर लड़े जा रहे हैं, तो उस समय जो हमारे जो नौजवान हैं उनके मन में किसी भी तरह के मतलब डाइवर्ट नहीं होना चाहिए उनका मन, वो ये चाहता था। तो सॉरी, इसलिए उसने पोइट्री को मदर ऑफ लाइज और ये सब बताया। तो पर फिलिप सिडनी कहता है कि नहीं, पोइट्री कोई आपसे प्रॉमिस नहीं करती है कि आपको अच्छा बनाने की या बुरा बनाने की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, ये क्रिटिसिज्म में जब करते हैं तो हम इसको करेंगे डिटेल में। आगे है आर्स पोइटिका इज़ अ क्रिटिकल वर्क बाय रोमन लिरिक पोइट हॉरेस। तो आर्स पोइटिका हॉरेस ने लिखा है। वो कहता है कि 9 ईयर्स के लिए आप कोई राइटिंग लिखते हैं, फिर 9 ईयर्स के लिए उसके ऊपर आप मतलब उसके बारे में सोचें क्या गलत है क्या सही है। तो 9 ईयर्स तक आपको पॉन्डर ओवर करना है और सुधार करते 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 कुछ नया ही निकल कर आएगा। तो उसने ये कहा है। और एक टर्म कॉइन की है इसने, पर्पल पैच। पर्पल पैच क्या होता है कि जब किसी भी राइटिंग में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आप डिवाइसेस का यूज़ कर लेते हैं, कौन सी, ये पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ कर लेते हैं, तो उसे पर्पल पैच कहते हैं, पोइटिक डिक्शन। और एक और है इसने पोइटिक लाइसेंस, एक आपने सुना होगा पोइटिक जस्टिस, तो वो राइमर ने क्वाइन किया है। और पोइटिक लाइसेंस जो है वो किया है हॉरेस ने। अब आप कहेंगे कि मिल्टन ने एरोपेजिटिका लिखा है 1644 में, तो वो भी लाइसेंस की और लाइसेंसिंग एक्ट की जो कि 1642 में लाइसेंसिंग एक्ट आया था उसमें लिखा था कि पोइट को जो है आज़ादी होनी चाहिए। तो उससे पहले ये जो है ना, हॉरेस ने ये क्वाइन को टर्म किया है और उसने उसके बारे में लिखा है, मतलब कि जो है ये कहता है कि पोइट को जो है ना आज़ादी होनी चाहिए कि वो लिख सके, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक। हॉरेस ने पोइटिक लाइसेंस क्वाइन किया है और पोइटिक जस्टिस जो है वो राइमर ने क्वाइन किया है और पर्पल पैच जो है वो हॉरेस ने किया है, ठीक। आगे है लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जॉन हॉल। तो जॉन हॉल ने ये लॉन्जाइनस है इसका ऑन द सबलाइम, इसमें जो है बताया गया है कि जो राइटिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि जो रीडर है उसको अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ले जाए सॉरी, इस तरह की राइटिंग इसकी होनी चाहिए एक पोइट की। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए उसके अंदर कुछ बातें होनी चाहिए, जैसे कि जो है ग्रैंडूअर ऑफ थॉट होना चाहिए। पहले तो सोच अच्छी होनी चाहिए, थॉट आने चाहिए अच्छे अच्छे, और डिक्शन अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और डिवाइसेस यूज़ की होनी चाहिए। अगर स्किल नहीं है तो वो उसे एक्वायर कर सकता है। इस तरह की बातें इसने लॉन्जाइनस ने ऑन द सबलाइम में कही हैं। आगे है द डायलॉग रिपब्लिक एंड फेडरस आर द वर्क बाय प्लेटो। तो प्लेटो ने अपने इसमें मिमेसिस की थ्योरी दी है। द थ्योरी ऑफ मिमेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्लेटो। तो मिमेसिस क्या है कि जो रियलिटी है इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, जो पोइट्री है इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। इसने ये कहा है कि जो पहला जो इमेजिनेशन आता है वो नेचर में है। तो नेचर के बाद इसने कारपेंटर का एग्जाम्पल दिया है, तो कारपेंटर के माइंड में आइडिया आएगा। इसने एग्जाम्पल दिया है कि कारपेंटर किस तरह से चेयर बनाता है। तो कहीं कभी उसने देखा होगा कि कहीं नदी के किनारे पत्थर जो है इस तरह से बना होगा कि एक सिटिंग पोजीशन में होगा, एक खड़े जिस पे हम अपना बैग रख सकते हैं, इस तरह से सटा सकते हैं बैग को। तो उसने कहीं देखा होगा। तो पहला आइडिया गॉड के उसमें आया, दूसरा उसके माइंड में आया कारपेंटर के, तीसरा जो है फिर वो बनकर तैयार हुआ। तो ये थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, तो ये कहा है इसने इसमें।